गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। आज हम पढ़ रहे हैं व्याकरण चैप्टर 16। आज हम पढ़ेंगे समास। समास किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए स्वतंत्र एवं सार्थक शब्द की रचना की जाती है तो उस विधि को समास कहते हैं। जैसे गुरु धन दक्षिणा, गुरुदक्षिणा, राजा धन राजधन पुत्र, राजपुत्र, धन धनहीन, धनहीन, रात धन दिन, रात दिन, चिड़ी धन मार, चिड़ी मार, आधन जीवन, आजीवन। इस प्रकार इसकी परिभाषा हुई। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से एक नए स्वतंत्र शब्द की रचना की जाती है तो शब्द रचना की इस विधि को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं और समास में कारक का लोप हो जाता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि शब्दों का संक्षिप्तीकरण समास कहलाता है। आप ये भी परिभाषा लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी बताई, आप ऐसी भी परिभाषा लिख सकते हैं। समास संबंधी जानकारियाँ। समास में हमें क्या क्या चीज़ जानना जरूरी है समास पढ़ने से पहले। समास द्वारा जो शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। समस्त पद को समासिक पद भी कहते हैं। समास में दो पद होते हैं। समस्त पदों में पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। जब समस्त पद के पदों को अलग अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। समास शब्द बनते समय प्रायः कारकों की विभक्तियाँ लुप्त हो जाती हैं। पूर्व पद जैसे कमल, उत्तर पद नयन, समस्त पद कमल नयन, और समास विग्रह किया तो कमल के समान नयन। इस तरह गजाधनन, गजानन, गज के समान आनन है जिसका, तो ये समस्त पद हुआ गजानन। गज है के समास विग्रह करने पर हुआ गज के समान आनन है जिसका। समास के भेद हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास। समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तत्पुरुष समास। अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और समासिक पद के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए। उसे समास कहते हैं। समासिक पद जैसे आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी, माल गोदाम, माल के लिए गोदाम, हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, गुणहीन, गुण से हीन, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन, वन गमन, वन को गमन, रेल यात्रा, रेल द्वारा यात्रा, ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला, अमचूर, आम का चूर, रेखांकित, रेखा से अंकित, डाकघर, डाक के लिए घर, ग्रामगत, ग्राम को गत, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, शोकाकुल, शोक से आकुल। ये सब किसके उदाहरण हैं? तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास के भी दो भेद होते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। द्विगु समास जिस समास से पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है वह द्विगु समास कहलाता है। द्विगु समास में जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे त्रिवेणी, दोपहर, त्रिफल, ये देखिए सब पहला पद कौन सा है? संख्यावाची है, संख्या का बोध हो रहा है, इसलिए ये क्या है? समासिक पद है। जैसे त्रिवेणी, त्रीन, दोपहर 2, त्रि 3, चवन्नी 4, अष्ट 8, नव 9, चौमासा 4। इस तरह ये जो पहला पद है संख्यावाची है, इसलिए इस समास को द्विगु समास कहते हैं। इसके बाद आता है आपका कर्मधारय समास। जिस समास के दोनों शब्दों के बीच विशेषण और विशेष या उपमान उपमेय का संबंध उसे कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में विग्रह करते समय है, जो के समान अथवा रूपी शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, इसे भी अंडरलाइन कर लीजिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आता है विशेषण और विशेष्य का संबंध। जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ है जो नील गगन, नीला है जो गगन, काला पानी, काला है जो पानी, नील गाय, नीली है जो गाय, लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, पुरुषोत्तम, पुरुषों में है उत्तम है जो सज्जन, सत है जो जन, नीलकंठ, नीला है जो कंठ। इसके बाद है आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दो शब्दों का प्रयोग जोड़े के रूप में किया जाता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते थे तथा उनका विग्रह करने पर और या ऐसे समुच्चय बोधकों का प्रयोग होता है। जैसे जल, वायु, जल और वायु, माता पिता, माता और पिता, नर धन नारी, नर और नारी। इस तरह बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है और विग्रह करते समय और लिख दिया जाता है। ये आपकी बुक में उदाहरण दिए हुए हैं, आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसके बाद आता है अव्ययभाव समास। जिस समास में पहला पद अव्यय होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं।
उस समास में समासिक पद प्रायः अव्यय या अक्रिया क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ में, यथामति, मति के अनुसार, बाइज्जत, इज्जत के साथ, आमरण मरण तक, प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, प्रत्येक, प्रतिधन, एक, बाकायदा, कायदे के अनुसार, आज्ञानुसार, आज्ञा के अनुसार, प्रतिमास, प्रत्येक मास। इसी तरह आपका ये उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है बहुब्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों में कोई प्रधान ना हो और किसी अन्य पद की प्रधानता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। इस समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे महात्मा महान है जिसकी आत्मा, अनाथ जिसका कोई नाथ ना हो अर्थात माता पिता हीन बालक, रत्न गर्भा रत्न है गर्भ में जिसके अर्थात पृथ्वी, 12 सिंगा 12 है सिंह जिसके अर्थात एक विशेष पशु, चंद्रशेखर चंद्र है शेखर पर जिसके अर्थात शिव। ठीक है, इस तरह आप अपनी बुक में जो उदाहरण दिए हुए इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम आगे आते हैं द्विगु कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। कुछ समासिक पद द्विगु कर्मधारय और बहुब्रीहि तीनों समासों के अंतर्गत आते हैं। इन समासों के बीच अंतर समासिक पद के अर्थ से ज्ञात किया जाता है। आइए इन समासों का अंतर ज्ञात करने के लिए कुछ समासिक पदों का समास विग्रह करें। जैसे चतुर्मुख, 4 मुखों का समूह, तो कर्मधारय बन गया 4 मुख वाला, और बहुब्रीहि बनेगा 4 मुँह हैं जिसके अर्थात ब्रह्म। इस तरह त्रिलोचन, 3 लोचन वाला, तो द्विगु समास बन गया। मतलब समास विग्रह करने में अंतर रहता है। कर्मधारय 3 है जो लोचन, और 3 लोचन है जिसके अर्थात शिव। गज के समान आनन है जिसका अर्थात गणेश। महात्मा, महान है जो आत्मा, महान है आत्मा जिसकी। इस तरह जो है ये कुछ है जो कि तीनों में आ जाते हैं। यही तीनों में अंतर है, समास विग्रह करने में अंतर हो जाता है। तो जिस तरह हम समास विग्रह करते हैं वही उसको हम नाम डाल देते हैं। ठीक है, तो समझ में आया।